हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई पीओसी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, अमोंस्ट द थ्री आइसोमर ऑफ नाइट्रोफिनोल द वन दैट इज लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर इज। तो नाइट्रोफिनोल, फिनोल क्या होता है? बेंजीन से OH ग्रुप यदि अटैच है इसको फिनोल बोलेंगे हम। नाइट्रोफिनोल तो यहाँ NO2 ग्रुप अटैच हो तो इसका तीनों आइसोमर पूछ रहा है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सिमिलरली मेटा नाइट्रोफिनोल OH और NO2, और उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल OH और NO2। तो इन तीनों में सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा वाटर में, ये आपको बताना है। तो देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में, जबकि मेटा और पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि यदि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और इंट्रामोलिकुलर हो तो इन दोनों में इंट्रामोलिकुलर हमेशा होता है। इसीलिए तो जैसे यहाँ पे देखिए, जब आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बहुत सारा कंपाउंड है तो उसमें इंटरमोलिकुलर का भी तो पॉसिबिलिटी है। इसका OH दूसरे बेंजीन का NO2 ग्रुप के साथ अट्रैक्शन करे और इंटरमोलिकुलर, तो इंटर रहता है लेकिन बहुत ही कम रहता है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी इंटर और इंट्रा दोनों का पॉसिबिलिटी हो तो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, क्योंकि अगर इंट्रा मोलिकुलर हो रहा है तो इंटर तो हो ही सकता है। अगर ये आपस में मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका दो मॉलिक्यूल रहेगा तो एक का OH दूसरे का NO2 भी कर सकता है इंटरमोलिकुलर, लेकिन इंट्रा अगर प्रेजेंट रहेगा तो यही डोमिनेटिंग होता है। तो इसलिए H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो H2O के साथ नहीं करना चाहेगा तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो उतना अच्छा से अट्रैक्शन नहीं रहेगा OH के साथ। जबकि ये दोनों के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है H2O के साथ, और होगा भी। तो इस केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर है तो H2O के साथ अट्रैक्शन में ये नहीं रहेगा, तो इसलिए ये कम सोल्यूबल होगा वाटर में। अट्रैक्शन कम तो सोल्यूबिलिटी भी कम, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है लिस्ट सोल्यूबल होगा वाटर में। सेकंड है, द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड insolubility in inorganic solvent of sulfanilic acid are due to its dash structure। तो सल्फानिलिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो बेंजीन से SO3H और NH2 एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे रहता है, तो ये सल्फानिलिक एसिड होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे COOH और NH2 का एग्जांपल बताए थे, ये बेस, ये एसिड, ये H+ रिलीज करेगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ज्यूटर आयन बनाता है। तो इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में भी रहता है, मतलब इस तरह से इक्विलिब्रियम रहता है इन दोनों के बीच में। ये H+ एक्सेप्ट किया, ये रिलीज किया, तो इस तरह से ज्यूटर आयन बना। तो देखिए, ज्यूटर आयन में आपको दिख रहा है ये पोलर मॉलिक्यूल है, SO3- और NH3+, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पोलर होने के कारण ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होता है जनरली। तो नॉन पोलर में पोलर सब्सटेंस सोल्यूबल नहीं होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे ड्यू टू इट्स ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर या फिर डाई पोलर आयन स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहता है इस तरह से। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसके मॉलिक्यूल के बीच में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहता है इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जो कि ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट करता है। तो ड्यू टू दोनों का रीजन यही है, यहाँ पे ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर होगा या फिर डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। इसके बाद सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। इसमें है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, एन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर वेट। तो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COOH और नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2
उसके बाद फिर 4 कार्बन है ना, तो एक और CH2 और OH, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और प्रोपियोनिक एसिड। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि कंपेरेबल मोलिकुलर वेट, मतलब GMM लगभग सेम है। अगर ये नहीं भी लिखता तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है लेकिन एक कार्बन बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। तो लगभग ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह मिला के मोलिकुलर मास तो लगभग सेम ही है, GMM सेम है दोनों का, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब नेमिंग दिया हुआ है तो आप स्ट्रक्चर बना के ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो दे ही दिया है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि आपको कंसीडर करना है GMM सेम। तो एक एग्जांपल हम बताए थे कि अगर कंपेरेबल मोलिकुलर मास रहता है तो उस केस में एमाइड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद ईथर था और उसके बाद अल्केन था। ये वाला हम एग्जांपल बताए थे। लेकिन कंपेरेबल मोलिकुलर मास होना चाहिए, GMM लगभग सेम होना चाहिए तब। तो कार्बोजाइलिक एसिड का ज्यादा होता है अल्कोहल से, तो प्रोपियोनिक एसिड का ज्यादा होना चाहिए नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल से। यहाँ पे दिया हुआ है कि कम होता है तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स होगा। ज्यादा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। कार्बोजाइलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। सिमिलरली एमाइड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज कंपेयर टू कार्बोजाइलिक एसिड, इसलिए सबसे ज्यादा एमाइड होता है इन सभी में से। उसके बाद कार्बोजाइलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, उसके बाद अल्केन। इसके बाद सेक्शन सी, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बताना है इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस केस में होगा। पहला है हेक्सेन C6H12, नॉर्मल पेंटेन तो C6H14 होगा, C5H12 होगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन और 2 डाइमिथाइल मतलब 5 कार्बन एटम है, C5H12। ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन 5 कार्बन एटम, C5H12। तो देखिए ये तीनों तो आइसोमर है लेकिन नॉर्मल हेक्सेन तो आइसोमर नहीं है, तो इस केस में तो आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMM। तो इन सभी में से इन तीनों से तो ज्यादा मोलिकुलर मास है नॉर्मल हेक्सेन का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नॉर्मल हेक्सेन ना रह के 5 कार्बन एटम से कम रहता, मान लीजिए नॉर्मल ब्यूटेन रहता, तो उस केस में नॉर्मल ब्यूटेन से तो ज्यादा होगा इसका, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। तब आइसोमर वाला फंडा लगाएंगे कि इन केस ऑफ आइसोमर ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मतलब अगर आप नॉर्मल हेक्सेन हटा दें ऑप्शन से, इन तीनों में अगर चेक कीजिएगा तो नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इस तरह से नॉर्मल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में सबसे ज्यादा नॉर्मल पेंटेन का, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर जिस मकसद से बनाया गया था तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन होना चाहिए था, तब आपको ब्रांचिंग वाला फैक्टर ध्यान में होना चाहिए इसको बताने के लिए। यहाँ तो सीधा सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास C6 6 कार्बन एटम, तो नॉर्मल हेक्सेन आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर आइसो ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन तो रिजेक्टेड ही है क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन एटम होगा। इन सभी में अगर देखें तो 8 कार्बन एटम होगा। ब्यूटेन 1 2 3 4, उसके बाद सेकंड से 2 मिथाइल और थर्ड से 2 मिथाइल, CH3 तो 8 कार्बन एटम। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 कार्बन एटम नॉर्मल ऑक्टेन में। लेकिन नॉर्मल ऑक्टेन है तो नॉर्मल ऑक्टेन मतलब ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसी का होगा, ऑप्शन बी। इसमें एक और पॉइंट, ये जो आइसो ऑक्टेन है इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान है,
तो इसमें 5 कार्बन का मेन चेन होता है, 1 2 3 4 5। उसके बाद सेकंड से 2 मिथाइल ग्रुप और 4 से 1 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3 CH3। बाकी हाइड्रोजन आप फिलअप कर लीजिए। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और ये CH3। तो इसका नाम होगा, अगर IUPAC नेम अगर देखें तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन एटम का मेन चेन होगा, 1 2 3 4 5। सेकंड से 2 मिथाइल ग्रुप और 4 से 1 मिथाइल ग्रुप, तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये आपका आइसोओक्टेन का स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्शन है आइसोओक्टेन, मतलब जिस तरह से बाकी आइसो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं है। हम बता चुके हैं जब आइसो नियो ये सब का IUPAC नोमेनक्लेचर बताए थे, चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर में ही ये टॉपिक बताए हैं, आइसो नियो वाला। इसके बाद थर्ड है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए, पहला अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा COOH। और अगर आप देखें तो मोलिकुलर मास भी लगभग सेम ही होगा। इसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है। इसमें 1 ऑक्सीजन है तो 5 कार्बन एटम जरूर होगा, 1 2 3 4 नहीं, 4 ही कार्बन एटम है, तब तो इसका मोलिकुलर मास इससे कम ही होगा। 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो ये तो फिक्स है कि COOH वाले का तो ग्राम मोलिकुलर मास भी ज्यादा है और ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। एल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगा, ग्राम मोलिकुलर मास भी ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो थर्ड तो सबसे ज्यादा होगा। अब फर्स्ट और सेकेंड में तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो लगभग कंपेरेबल मोलिकुलर मास है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरिएंट रहता है अल्कोहल में OH ग्रुप के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पे फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा सेकंड से, तो उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, तो 3 1 2 ऑप्शन बी। अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ना पूछ के वाटर सोल्यूबिलिटी पूछता तो एल्डिहाइड के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये पॉइंट हम बताए हैं जब वाटर सोल्यूबिलिटी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो क्यों होता है सारा कुछ डिटेल में बता चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बिलो मेंशन्ड अल्कोहल इज। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। अल्कोहल दिया हुआ है, पहला है 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन फर्स्ट और सेकंड से 2 OH ग्रुप, 1 3 1 4 मतलब ऑर्थो मेटा पैरा। तो इस तरह से OH OH, उसके बाद OH OH, उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन OH। तो इन चारों में सबसे कम तो फोर्थ का ही होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है, तो एक ही OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन बाकी सब में 2 2 OH ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा 2 2 OH ग्रुप के कारण। तो फोर्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो सबसे कम फोर्थ, ऑप्शन सी और डी, ए बी रिजेक्टेड। अब 1 2 3 में देखना है। तो देखिए फर्स्ट जो है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रा मतलब मोलिक्यूल के अंदर, तो जब ये बॉयल होके गैसियस स्टेट में जाएगा तो एक मोलिक्यूल रहेगा, वहां पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, तो इसको ब्रेक करने का जरूरत ही नहीं है बॉयल करवाने के लिए। जबकि मेटा और पैरा में, जैसे मेटा में ये दूसरे OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर ये OH दूसरे मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इस तरह से दूसरे मोलिक्यूल का OH के साथ, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बॉन्ड को जब ब्रेक करना पड़ेगा तो इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, तो फर्स्ट से ज्यादा होगा सेकेंड का। सेकेंड और थर्ड में जब पैरा पोजीशन पे है तो देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, OH OH इस तरह से देख रहे हैं,
एक ही दो मॉलिक्यूल आपस में, दोनों OH ग्रुप आपस में अट्रैक्टेड है सिमेट्रिकल होने के कारण, OH OH इस तरह से, मतलब दो दो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है एक एक मॉलिक्यूल को हटाने के लिए। आप समझ रहे हैं ना, दोनों अट्रैक्शन में रहेगा इस तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो पैरा के केस में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे इसको बॉयल करना पड़ेगा। तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट मेटा से भी ज्यादा, सेकंड से भी ज्यादा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी। ऐसे थर्ड तो चेक ही नहीं करना था क्योंकि सी और डी दोनों में थर्ड हाईएस्ट दिया हुआ ही है, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर ए बी रिजेक्ट हो गया तो थर्ड ऑप्शन चेक नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड आपको चेक करना था कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा होगा। इसके बाद फिफ्थ, isomer of hexane based on their branching can be divided into three distinct classes as shown in the figure। तो हेक्सेन का आइसोमर 1, 2 और 3 के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया गया है। अब आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज। तो देखिए, ब्रांचिंग अगर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो थर्ड के केस में ब्रांचिंग नहीं है, तो ब्रांचिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा थर्ड का होगा। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि ये हेक्सेन का ही आइसोमर है, तो ये आपको चेक नहीं करना होगा ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि सभी का ग्राम मोलिकुलर मास सेम ही होगा, आइसोमर दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो आपको हाइड्रोकार्बन का ग्राम मोलिकुलर मास भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड सबसे ज्यादा। उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड में देखिए, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हुआ है, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हुआ है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग कम हुआ है, और एक मिथाइल ग्रुप को इधर लाएंगे तो ब्रांचिंग ज्यादा हुआ है। तो सेकेंड में ब्रांचिंग कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ब्रांचिंग कम है सेकेंड का, तो सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फर्स्ट से। तो सेकेंड थर्ड, सॉरी थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड में कुछ भी ब्रांचिंग नहीं है तो सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड में थोड़ा ब्रांचिंग है तो थर्ड से कम हो जाएगा, और फर्स्ट में और ज्यादा ब्रांचिंग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और घट जाएगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ऑप्शन बी। तो 5 का आंसर बी होगा। तो सेक्शन से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।